अस्सलाम वालेकुम। हमने स्टार्ट किया हुआ है यूनिट नंबर 5 क्लास 9 का, और यूनिट का नेम है प्रेशर एंड डिफॉर्मेशन इन सॉलिड्स। और जो बुक हम फॉलो कर रहे हैं वो जो न्यू बुक 9th की आई है NBF नेशनल बुक फाउंडेशन, उसको फॉलो कर रहे हैं। टॉपिक जो है वो है स्ट्रेस स्ट्रेन एनालिसिस, ये वाला टॉपिक। इस टॉपिक के मैंने प्रॉपर नोट्स बनाए हुए हैं ताकि आप लोगों को ईजी रहे कि एग्ज़ाम में किस तरह से ये क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है। आपके पास ये कर्व कैसा होता है, ऐसे, और अगर वो कर्व बनाने को आ जाए तब भी आपको बनाना आना चाहिए। आपने क्या पढ़ा हुआ है अभी तक? हमने पढ़ा हुक्स लॉ के बारे में। हुक्स लॉ क्या बताता है कि फोर्स जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है लेंथ के। आप जितनी फोर्स लगाते हो लेंथ में उतना चेंज, फोर्स बढ़ा दोगे लेंथ और बढ़ जाएगी, फोर्स और बढ़ा दोगे लेंथ और बढ़ रही है। तो ये चीज़ आपको किसने बताई थी? हुक्स लॉ ने। आप जितनी फोर्स लगाते हो लेंथ उतनी चेंज होती है। तो इस रिलेशन को आप डायरेक्ट रिलेशन कहते हो, इसलिए हमने डायरेक्ट साइन जो है वो यूज़ किया है। अब इसको एक नया नेम दे दिया गया, फोर्स को एक नया नेम क्या दिया? स्ट्रेस। स्ट्रेस क्या होती है? फोर्स। अब जहाँ पर भी वर्ड स्ट्रेस यूज़ हो तो आपने समझ जाना है कि हम किसकी बात कर रहे हैं? फोर्स की। इसी तरह उन्होंने लेंथ के चेंज होने को क्या नेम दिया? अब देखो लेंथ क्या हो रही है? बढ़ रही है, ठीक है। तो जो लेंथ बढ़ रही होती है उसको आप क्या नेम देते हो? ओके, लेंथ बढ़ने को नहीं, आपके पास लेंथ क्या हो रही है? चेंज हो रही है, ठीक है। जब आपके पास लेंथ चेंज हो रही होती है उसको आप बोलते हो स्ट्रेन। तो जब भी आपने स्ट्रेस का वर्ड सुनना है तो आपके माइंड में फ़ौरन आना चाहिए कि वो फोर्स है, और स्ट्रेन का वर्ड सुनोगे तो आपके माइंड में आना चाहिए कि वो लेंथ जो चेंज हो रही है। तो पहले हम यूज़ करते थे कि फोर्स इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, अब हम यूज़ करेंगे कि स्ट्रेस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। बाकी सारी चीज़ें वही हैं, बस हमने नेम्स को चेंज किया। फिर हमने इलास्टिसिटी का ग्राफ देखा, उसमें हमने क्या किया? हमने यहाँ पे कहा कि आपके पास जो y एक्सिस होता है वहाँ पे आपके पास फोर्स होती है, और जो x एक्सिस होता है उस पे आपके पास क्या होती है? x। तो अब आपका ग्राफ क्या होगा? फोर्स की जगह आप क्या लिखोगे? स्ट्रेस। और आपके जहाँ लेंथ है जो चेंज हो रही है उसकी जगह आप क्या लिखोगे? स्ट्रेन। सबसे पहले आपके पास ग्राफ क्या था? O से A, हुक्स लॉ। हुक्स लॉ क्या? जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन आता है तो आपके पास क्या, आपके डायरेक्ट रिलेशन का साइन क्या होता है? ग्राफ क्या होता है? स्ट्रेट लाइन, ठीक है। ये हमने हुक्स लॉ में पढ़ा था। हुक्स लॉ क्या पढ़ा था हमने? कि आपके पास एक स्ट्रेट लाइन कर्व मिलता है, एक स्ट्रेट लाइन, ठीक है। क्योंकि जब आपके पास डायरेक्ट रिलेशन का ग्राफ होता है वो हमेशा स्ट्रेट मिलता है। तो आपके पास यहाँ से O से A क्या हो गया? हुक्स लॉ। फिर उसके बाद आपके पास क्या था? आपने इलास्टिसिटी के ग्राफ में देखा कि O से A आप थोड़ी सी फोर्स लगाओगे लेंथ चेंज हुई, फोर्स ज़्यादा इंक्रीज़ की लेंथ और चेंज होगी, और फोर्स लगाऊंगी लेंथ और इंक्रीज़ कर रही है। लेकिन जब मैंने छोड़ा तो ऑब्जेक्ट अपने पोजीशन पे वापस आ जाता है, तो इसलिए ये रीजन क्या हुआ? ये इलास्टिक भी हुआ, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि मैंने फोर्स थोड़ी सी और बढ़ा दी, लेंथ की जो स्प्रिंग है उसकी शेप क्या होगी? चेंज। अगर आपने इलास्टिसिटी टॉपिक पढ़ा हुआ है, जो फर्स्ट लेक्चर है इस चैप्टर का, तो आपको ये आसानी से समझ आ रहा होगा। अगर आपने नहीं पढ़ा तो आप पहले वो वाला पढ़ें, उसके बाद आप इस पे आइएगा। आपके पास यहाँ पे क्या हो रहा है? लेंथ जो होती है वो बिल्कुल चेंज हो जाती है, ठीक है। तो इसलिए आपके पास एक कर्व्ड सा पाथ आता है जिसको आप बोलते हो A। ये पॉइंट A था, उसके बाद आपने इसको नेम दे दिया B। लेकिन अभी भी जब मैंने इसको हटाया तो वापस तो आई है ना अपनी जगह पे, तो इसलिए इलास्टिक ही हुआ। हाँ, लेकिन ये होता है कि आपने हद से ज़्यादा फोर्स लगा दी, थोड़ी सी शेप चेंज हुई है, इसलिए ग्राफ इसका स्ट्रेट नहीं मिलता, हमें ऐसा सा कर्व मिलता है। ओके, ये तो हमने सारा पढ़ लिया था इलास्टिक रीजन में। अब क्या हुआ? जब मैंने फोर्स इससे भी ज़्यादा लगा दी तो फिर क्या हुआ कि हमारा जो स्प्रिंग है वो वापस अपनी पोजीशन पे नहीं आया जब मैंने फ़ोर्स को रिमूव किया। अब वो उसकी शेप ऐसी आ गई। अब मैंने जो फोर्स लगाई थी वो मैंने हटा भी दी है, फिर भी वो वापस अपनी पोजीशन पे नहीं आ रहा जो उसकी ये वाली पोजीशन थी। तो इसको आप बनाते हो इस पॉइंट्स B से आगे, और इसको आप नेम, इसका नाम D था ना, अब आपने उसको नेम दे दिया C, ठीक है। अब आप जब इससे भी ज़्यादा अगर आप फोर्स लगाओगे ना तो आपके पास जो मटेरियल है वो टूट जाएगा, इसलिए इसका ग्राफ जो तो थोड़ा सा डाउनवर्ड आता है, और उसको आप D नेम देते हो, और D को आप कहते हो ब्रेकिंग पॉइंट। मतलब आप C से जैसे ही ज़्यादा फोर्स करोगे तो आपके पास जो है वो मटेरियल टूट जाएगा। तो C एक मैक्सिमम फोर्स है जो एक मटेरियल बर्दाश्त कर सकता है। तो ये था हमारा स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। यहाँ पे आपने देख सकते हो कि y एक्सिस पे आप फोर्स लेते हो, आपने स्ट्रेस लिया हुआ है, और x एक्सिस पे आप लेंथ लेते थे, अब आपने स्ट्रेन उसकी जगह लिखा हुआ है। फिर आपने क्या किया? हुक्स लॉ ये वाला O से A तक ये वाला बनता है स्प्रिंग। जितनी इसकी ज़रा भी जो है शेप चेंज नहीं हुई, जैसा है वैसे ही है। फोर्स थोड़ी सी लगाई, लेंथ थोड़ी चेंज हुई, फोर्स और बढ़ा दी, लेंथ और बढ़ गई, आपने फोर्स और बढ़ा दी, लेंथ और बढ़ गई, ठीक है। तो O से A ये पॉइंट है, लेकिन ये एक लिमिट है। इससे ज़्यादा फोर्स लगाऊंगी तो अब जो है वो थोड़ी सी शेप ख़राब
ख़राब हो सकती है, जो कि ए से बी पॉइंट है। अब देखो जैसे ही मैंने इसको छोड़ा, वापस ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन पे आ गया, तो ये चीज़ क्या थी, ओ से ए इलास्टिक रीजन में भी आता है और साथ साथ क्या है, हुक्स लॉ भी इसमें आ रहा है, क्योंकि स्ट्रेस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्ट्रेन के। और जब आप रिमूव करोगे फोर्स को, तो ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन पे क्या आ रहा है, वापस आ रहा है। फिर हमने देखना है ए से बी जो है वो स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है स्ट्रेन के, क्योंकि अगर होती तो ऐसी ही शेप रहनी चाहिए थी, लेकिन आप देख सकते हो कि शेप थोड़ी सी चेंज हो गया है। ऐसा क्यों हुआ है, क्योंकि इसकी एक लिमिट थी कि आप इससे ज़्यादा फोर्स नहीं लगा सकते। मैंने उस लिमिट से जैसे ही ज़्यादा फोर्स की, तो ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन पे वापस तो आया है, इलास्टिक तो ये है, लेकिन इसकी शेप जो है वो थोड़ी सी चेंज हो चुकी है। तो इसलिए आपने ए से बी ये वाली है कि आपने ज़रा सी फोर्स को बढ़ाया इसकी लिमिट से ज़्यादा, तो शेप तो चेंज हो गई थोड़ी सी, लेकिन वो इलास्टिक है, वापस तो आ गया, लेकिन थोड़ी सी जो है वो शेप चेंज होगी। तो ओ से ए वाला रीजन ऐसा दिखता है, ए से बी आपके पास शेप ऐसी दिखती है। ठीक है, वापस तो अपनी पोजीशन पे आई है, इलास्टिक तो है, वापस तो आ रहा है, लेकिन शेप जो है वो इस तरह की थी और इस तरह से ये ख़राब होके ऐसी बन चुकी है। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा। तो क्या ए बी पॉइंट इलास्टिक है? हाँ इलास्टिक है, क्योंकि हम ये वापस तो अपनी पोजीशन पे आ रहे हैं ना, तो इसलिए ये इलास्टिक में ही आता है। और इलास्टिक का ग्राफ भी हमने यही देखा था इलास्टिसिटी का। तो यहाँ से यहाँ तक का रीजन क्या हुआ, ओ से बी तक इलास्टिक रीजन, आप इसके ऊपर नेम लिख सकते हो, ऊपर इलास्टिसिटी। देन उसके बाद क्या होता है कि अगर आप इससे ज़्यादा, ये बी पॉइंट है, ठीक है, ये ओ ए है और फिर ये बी है, अगर आप इससे भी ज़्यादा फोर्स लगाओगे तो अब क्या होगा, अब ऑब्जेक्ट की शेप ये बन चुकी है। ठीक है, अब ऑब्जेक्ट जो है वो अपनी पोजीशन पे वापस नहीं आएगा। ठीक है, मैं अब फोर्स को हटा भी रही हूँ तो वापस अपनी जगह पे नहीं आ रहा, तो इसमें इलास्टिसिटी क्या हो गई है, ख़त्म हो गई है। इलास्टिक तब तक होता है जब तक वो अपनी पोजीशन पे वापस आए, लेकिन ये तो नहीं आ रहा, तो इसमें इलास्टिसिटी क्या हो गई है, ख़त्म हो गई है। तो अब बी पॉइंट से आप लिखोगे कि इलास्टिसिटी ख़त्म हो गई है। ये किस रीजन में आता है, प्लास्टिसिटी में। जो इलास्टिक नहीं होते उसको हम क्या बोलते हैं, प्लास्टिक। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो प्लास्टिसिटी। ठीक है, अब इससे ज़्यादा भी अगर मैं फ़ोर्स करूँगी ना तो ऑब्जेक्ट टूट जाएगा। ठीक है, तो वो आपके पास यहाँ से सी से ज़्यादा अगर आप फोर्स करोगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। बी पॉइंट को आप क्या नेम देते हो, ब्रेकिंग पॉइंट। आप देख सकते हो आपके पास ये 3 स्टेजेस थी। ओ से ए हुक्स लॉ, जितनी थोड़ी सी फोर्स लगाई लेंथ में थोड़ी चेंज आई, फोर्स और बढ़ाई लेंथ में चेंज बढ़ गया, फोर्स और बढ़ाई लेंथ में चेंज जो है और आ गया। ठीक है, जितना स्ट्रेस लगा रही हूँ उतनी स्ट्रेन आ रही है, और जब हटा रही हूँ ऑब्जेक्ट पोजीशन पे वापस आ रहा है, तो इलास्टिक है। इसमें क्या हुआ, मैंने जैसे ही ये एक ए लिमिट है इसकी, इससे ज़्यादा मैं फ़ोर्स नहीं लगा सकती, लेकिन जैसे ही मैंने वापस लगाई, जैसे मैंने स्प्रिंग के साथ किया, तो वो वापस तो आया पोजीशन पे, तो इलास्टिक तो ये है, लेकिन इसकी शेप थोड़ी सी चेंज हो गई है, तो स्ट्रेट नहीं बन सकता था, थोड़ा सा कर्व्ड बना है। तो आपने ए से बी लिखना है कि आपके पास हुक्स लॉ तो नहीं ओबे हो रहा, स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो नहीं है स्ट्रेन के, लेकिन जब आप फोर्स को रिमूव करोगे तो ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन पे वापस आ जाता है। फिर बी से सी ये वाला है, अगर आपने इससे भी इसकी लिमिट से, ठीक है, बी पॉइंट से भी ज़्यादा अगर आपने फोर्स लगा दी, तो उससे क्या हुआ, फिर ऑब्जेक्ट देखो मैं हटा रही हूँ तो वापस अपनी पोजीशन पे वापस नहीं आ रहा, तो ये इलास्टिक तो ना हुआ। तो बी से सी जो होता है इलास्टिसिटी ख़त्म हो जाती है, बी से आपके पास प्लास्टिसिटी शुरू होती है, और बी से डी तक आपके पास प्लास्टिक रीजन रहता है। और अगर आप इससे भी ज़्यादा फोर्स लगाओगे अब, ठीक है, तो आपके पास जो मटेरियल है वो टूट जाएगा। तो सी आपके पास क्या होता है, एक मैक्सिमम फोर्स जो एक मटेरियल जो है वो बर्दाश्त कर सकता है। तो मैंने बी से सी लिखा है, जैसे आप ये वाला देख सकते हो, ये बी से सी वाला है कि व्हेन वी रिमूव फोर्स द ऑब्जेक्ट डू नॉट रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन, सो दिस रीजन इज़ कॉल्ड प्लास्टिसिटी। सी आपके पास मैक्सिमम फोर्स है जो मटेरियल बर्दाश्त कर सकता है, बर्दाश्त करने को हम बियर लिखते हैं। फिर लास्ट रह जाता है सी से डी, वो भी आपके पास प्लास्टिक रीजन में आता है, और जब आप फोर्स जो है सी से ज़्यादा बढ़ा दोगे तो मटेरियल टूट जाता है, और डी को आप क्या बोलते हो, ब्रेकिंग पॉइंट। आप देख सकते हो जो फर्स्ट वाला है वो आपको ओ से ए बता रहा है, ओ से ए बता रहा है कि आपके पास लिमिट है। लिमिट ये है कि आप इतनी ही फोर्स लगा सकते हो इस ऑब्जेक्ट के ऊपर, इससे ज़्यादा फोर्स नहीं लगा सकते। अगर आपने इससे ज़्यादा आप फोर्स लगाई तो फिर चांसेस हैं, तो आपके पास क्या होगा, ऑब्जेक्ट जो है अपनी जो ओरिजिनल पोजीशन है वैसा तकरीबन नहीं रहेगा। ठीक है, उसमें थोड़ी बहुत चेंजेस आ सकते हैं। देखो इन दोनों में फ़र्क है, तो इसलिए आपके पास ए पॉइंट क्या है, आपने ए पॉइंट को कहना है लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। ठीक है, ये आपको क्या बताता है, लिमिट बताता है। यहाँ पर लिमिट जो होती है वो ख़त्म हो जाती है। हर पॉइंट के अपना अपना नेम है, इसलिए ए पॉइंट का क्या है, लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। बी पॉइंट का नेम होता है यील्ड स्ट्रेंथ। आपने हर पॉइंट को नेम देना। बी आपके पास क्या है, यील्ड स्ट्रेंथ। सी पॉइंट क्या होगा, मैक्सिमम फोर्स दैट मटेरियल कैन बेयर, और डी पॉइंट क्या होगा, ब्रेकिंग पॉइंट। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस लेक्चर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।